हेलो दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे क्रिया प्रसूत या नैमितिक अनुबंधन। अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। सबसे पहले क्रिया प्रसूत अनुबंधन का अर्थ। पहले आप इस क्रिया प्रसूत शब्द पर ही नजर डालिए। चलिए इसी का एनालिसिस करते हैं। क्रिया और प्रसूत, क्रिया की प्रस्तुति अर्थात एक प्रकार से प्रतिक्रिया, किसी उद्दीपक के प्रति की गई व्यवहारिक क्रिया। और व्यवहारिक का मतलब है जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे, जिसका मापन ऑब्जेक्टिव रूप से हो, उसको हम क्रिया प्रसूत कहते हैं। और अनुबंधन, जैसे आपने प्राचीनतम अनुबंधन में क्लासिकल कंडीशनिंग डिस्कस किया था, अनुबंधन यहां पर भी वही अर्थ लिए हुए है। एक प्रकार का मानसिक रूप से बंधन, यानी कि दो उद्दीपकों को आपस में बांध देना, संयुक्त रूप से उनको प्रस्तुत करना, इसे हम कहते हैं अनुबंधन। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अब इसको हम मनोशास्त्र की भाषा में किस प्रकार से डिफाइन करते हैं वो देखिए। यहां पर जो अंग्रेजी का शब्द है ऑपरेंट, उसका अगर हम हिंदी अर्थ देखते हैं तो वो कहता है कि स्वैच्छिक व्यवहार, ऐसा व्यवहार जो प्राणी द्वारा या व्यक्ति द्वारा अपनी स्वयं की इच्छा से वॉलंटियरली किया गया है। और किसके प्रति? अरे किसी भी उद्दीपक के प्रति जो आपके इमीडिएट इन्वायरमेंट में उपलब्ध है, उस उद्दीपक की बात हो रही है। ऐसा कोई भी उद्दीपक के प्रति जो स्वैच्छिक व्यवहार किया जाता है उसको ऑपरेंट कंडीशनिंग नहीं कहेंगे, जो आपके तात्कालिक इमीडिएट इन्वायरमेंट में नहीं है। क्योंकि आसपास के पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी ऑपरेट करता है, अपने आप को वहां पर प्रस्तुत करता है, कोई भी हम जब काम करते हैं, तो बहुत सारे उद्दीपक हमें हर पल एक्टिवेट करते रहते हैं, लेकिन हम हर उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। कुछ उद्दीपक के प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं, और वो भी हम स्वैच्छिक व्यवहार करते हैं। स्वैच्छिक होती है वो हमारी प्रतिक्रिया, उसी को क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा जाता है। अब आपके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा होगा, सपोज कीजिए मार्केट में है, वहां पर बहुत सारे उद्दीपक हैं, आपने कोई कलरफुल कपड़ा देख लिया, कोई अच्छा स्वीट्स देख लिया, आपने कोई फ्रूट देख लिया, उसके प्रति अगर हम स्वैच्छिक व्यवहार कर रहे हैं, देख दिया आपने और आप चल दिए, वो स्वैच्छिक व्यवहार नहीं है। अब आपने देख लिया और उसकी दुकान पर आप गए और आपने उसके खरीदने की इच्छा जाहिर की, और आपने उस वस्तु की विशेषताओं को जाना, समझा, और फिर उसके प्रति अपना खरीदने का भाव जताया। तो ये क्या हुआ? उस पर्टिकुलर उद्दीपक के प्रति जो आपका स्वैच्छिक व्यवहार है, वो एक प्रकार से हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन उसी वस्तु के प्रति बार बार आपका वैसा व्यवहार है तो प्योरली वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन हो जाएगा। अब क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जो कि एक अधिगम का सिद्धांत है और बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है, प्योरली व्यवहारवादी बीएफ स्किनर द्वारा दिया गया है, उसको हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? तत्कालिक वातावरण में स्वैच्छिक व्यवहार करके सीखने को स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि मार्केट में आपने कोई प्रोडक्ट देखा, उसकी विशेषताओं को जाना, उसके बारे में आपने सीखा, उसको खरीदने का भाव आपने जताया, तो आपका वो स्वैच्छिक व्यवहार है और इमीडिएट इन्वायरमेंट में वो उपस्थित है। उससे आपने कुछ सीखा है, उसे बीएफ स्किनर साहब क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहना पसंद करेंगे।
लेकिन ये तो एक रैंडम बिहेवियर हुआ कि हम गए, हमने उद्दीपक देखा, फिर उसके प्रति हमने व्यवहार किया। क्या इसको लेबोरेटरी में भी रेप्लिकेट किया जा सकता है? जी हां। और बीएफ स्किनर ने चूहों पर स्किनर बॉक्स डिजाइन करके इस प्रयोग को किया और दुनिया के सामने यह साबित कर दिखाया किस प्रकार से तत्कालिक वातावरण से मिलने वाले उद्दीपकों के प्रति की गई स्वैच्छिक प्रतिक्रिया को हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन कह सकते हैं और कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्राणी सीखता है, उसमें अधिगम होता है। अब क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सेंट्रल प्रेमाइस है, जो केंद्रीय कथन है, अर्थात वो धुरी, जिस प्रकार से कुम्हार का चाक एक धुरी पर घूमता है, जो नीचे जो धुरी होती है बिल्कुल स्टिल होती है, लेकिन वो धुरी पूरे चाक को संभाले रहती है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन की वो धुरी क्या है? और वो धुरी है सीखना, अधिगम। जब हम अपना व्यवहार करते हैं और वो व्यवहार हमारा एक प्रकार से एक प्रतिक्रिया होता है, और उस प्रतिक्रिया या व्यवहार के कारण जब हम कुछ सीखते हैं और वो सीखना हुआ क्रिया प्रसूत अनुबंधन, यही उसका केंद्रीय कथन है। इस सिद्धांत का आधार क्या है? प्रबलन, रीइंफोर्समेंट। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं परिचय की। जैसा मैंने बताया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन को नैमित्तिक अनुबंधन के रूप में भी जाना जाता है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, क्योंकि इसके अंदर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंटेशन, एक प्रकार की मैकेनिकल प्रक्रिया इन्वॉल्व होती है। स्वैच्छिक व्यवहार का घटित होना पुरस्कार की प्रकृति पर निर्भर करता है कि जो पुरस्कार आपको मिला है उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। वो ये डिसाइड करेगा कि आपका होने वाला व्यवहार या प्रतिक्रिया होगी या नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर, यदि पुरस्कार प्राणी के लिए, व्यक्ति के लिए एक प्रकार का सेटिस्फैक्शन लेके आता है, उससे उसको संतुष्टि मिलती है या पुरस्कार संतोषजनक होता है, तो जो स्वैच्छिक व्यवहार है, जिसे हम ऑपरेंट कहते हैं या प्रतिक्रिया भी हम कह सकते हैं, वो मजबूत हो जाता है। उसका मतलब क्या है कि व्यक्ति उस व्यवहार को, उस प्रतिक्रिया को बार बार दोहराता है। याद रखें कब? जब वो पुरस्कार आपको संतुष्टि प्रदान करता है। और वहीं पर आप देखें, अगर वो पुरस्कार किसी प्रकार का व्यक्ति को कष्ट प्रदान करता है, संतुष्टि तो छोड़िए, उससे थोड़ा बहुत कष्ट होने लगता है, तो उस ऑपरेंट की, उस स्वैच्छिक व्यवहार या प्रतिक्रिया की बार बार होने की संभावना कम होने लगती है। व्यक्ति उस प्रकार की प्रतिक्रिया को छोड़ने लगता है। किस पर आधारित है व्यक्ति की प्रतिक्रिया? प्रबलन पर, रीइंफोर्समेंट पर, पुरस्कार पर। अभी तक हमने क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अर्थ को समझा, उसको परिभाषित किया और थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने इसको डिस्कस किया। इसमें स्किनर साहब ने कुछ स्वैच्छिक व्यवहार यानी ऑपरेंट के प्रकार बताए हैं कि हम किस प्रकार का स्वैच्छिक व्यवहार कर सकते हैं। पहली बात है तटस्थ स्वैच्छिक व्यवहार, न्यूट्रल ऑपरेंट। ये नाम से ही स्पष्ट है। इस प्रकार का स्वैच्छिक व्यवहार जो कि किसी भी व्यवहार को ना तो घटने में सहायक है और ना ही बढ़ने में सहायक। दूसरा है प्रबलक, रीइंफोर्सर्स, वो पर्यावरणीय उद्दीपक जो किसी व्यवहार की घटना के घटित होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। साधारण सी बात समझ लीजिए, अगर आपको रीइंफोर्समेंट मिलता है तो यह पक्की बात है कि जिस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति को रीइंफोर्समेंट मिला है, व्यक्ति उसी प्रतिक्रिया को बार बार करना चाहेगा, यानी कि उस प्रतिक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। यही है रीइंफोर्सर्स, प्रबलक जिसको हम बोल सकते हैं। बड़े मजे की बात यहां पर यह है कि रीइंफोर्सर्स पॉजिटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी हो सकते हैं।
तीसरी बात, दंडक, पनिशर्स, वे पर्यावरणीय उद्दीपक जो किसी व्यवहार के घटने की प्रतिक्रिया को घटा देते हैं। साधारण सी भाषा में आप समझ लीजिए कि ये वैसे उद्दीपक हैं जो व्यक्ति के व्यवहार करने की संभावना को कम कर देते हैं। अगर आपको एक चपत लग जाए किसी काम करने के फलस्वरूप, तो वो काम आप दोबारा नहीं करोगे। ये समझ लीजिए, ये होते हैं पनिशर्स। अब व्यवहार के कौन-कौन से परिणाम हो सकते हैं? पहली बात है सकारात्मक प्रबलक, पॉजिटिव रिइंफोर्सर्स हम इसको कहते हैं। व्यवहार के परिणाम स्वरूप, यानी कोई प्रतिक्रिया हमने की, उसका परिणाम ये हुआ कि व्यक्ति को पुरस्कार मिला। उस पुरस्कार से क्या होता है? जो व्यवहार को करने की संभावना उससे बढ़ जाती है, और वही है सकारात्मक प्रबलक, जिसने आपके व्यवहार के करने की प्रतिक्रिया को बढ़ा दिया। उदाहरण के लिए, आपने अपनी गली में एक छोटे से प्यारे से कुत्ते के बच्चे को आपने थोड़ा-सा भोजन खिला दिया। इस भोजन का परिणाम ये हुआ कि कुत्ता ना कू-कू करके आपके पीछे आया और उसने अपनी छोटी-सी पूंछ को हिलाया और आपके हाथ को वो चाटने लगा। इससे आपको आंतरिक रूप से एक संतुष्टि मिली, बड़ी खुशी हुई। उसके उस व्यवहार को देखकर आपको बड़ा आनंद आया। जो आपको आनंद आया, जो आपको खुशी मिली, वो एक प्रकार से आपके लिए पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है। और इस बात की संभावना अधिक है कि अगली बार जब भी आपको समय मिलेगा, जब भी वो छोटा-सा बच्चा आपको दिखाई देगा, तो आप उसको दोबारा से भोजन करवाएँगे। ये होता है पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। दूसरा है नकारात्मक प्रबलक, यानी कि नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। किसी व्यवहार को मजबूत करने के लिए जो अप्रिय या प्रतिकूल उद्दीपक उस व्यवहार के बीच में आता है, उसको हटा दीजिए। इसको भी एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। आपका घर आपके महाविद्यालय या कॉलेज से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा आपके पास नहीं है। तो आप हर रोज कॉलेज में पैदल चलकर जाते हैं और गर्मी के दिनों में चिलचिलाती धूप में लू चल रही है, डस्ट भी उड़ रहा है और आप कॉलेज पहुंचते हैं। तो ये जो चिलचिलाती धूप है, आपके लिए कॉलेज में जाने के लिए एक बाधा का काम करती है। ये एक अप्रिय या प्रतिकूल उद्दीपक का काम करता है। आपकी स्थिति को देखते हुए आपके माता-पिता ने आपके लिए एक बाइक या स्कूटी खरीदी कि आपको जाने में बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि जब आप महाविद्यालय से वापस आते हैं तो पसीने में तरबतर होते हैं, बुरा हाल होता है। इससे क्या हुआ? वो धूप, वो चिलचिलाती लू, वो तो नहीं हटी, लेकिन आपको जाने में सुविधा हो गई। तो इससे क्या होगा कि आपका कॉलेज में जाने का जो समय है, वो सही होगा और जाने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी, अर्थात कॉलेज को बंक करने की संभावना आपकी घट जाएगी। तो इससे एक ये नेगेटिव रिइंफोर्समेंट रहा कि जो आपका अप्रिय उद्दीपक था, उसको बीच से हटा दिया गया या किसी और माध्यम से उस पर काबू पाया गया। ये आपका नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। तीसरी बात, दंड या सजा। ऐसा उद्दीपक जो एक प्रतिक्रिया को कमजोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। आप हर रोज खाना खाते वक्त टीवी देखते हैं। आपकी मम्मी 10 बार आपको ये बात बोल चुकी है कि ये सही नहीं है। आप नहीं मानते हैं, तो क्या होगा? एक दिन गुस्से में आके उन्होंने एक तो थप्पड़ लगाया और दूसरा टीवी बंद कर दिया। कहा कि पहले आप खाना खाइए, तब जाकर टीवी चलेगा। अब जब भी आपको भोजन परोसा जाएगा, आप टीवी के बारे में सोचेंगे ही नहीं देखने के लिए। क्यों? आपको ये पता है कि आपको पनिशमेंट इसकी मिल चुकी है।
यानी कि टीवी देखने का जो आपका व्यवहार है खाना खाते वक्त, वो घट गया है। और इसमें भी जो दंड है, जो पनिशमेंट है, वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। पॉजिटिव किस प्रकार का होता है? व्यवहार को कमजोर करने के लिए एक प्रतिकूल उद्दीपक देना। ये पॉजिटिव था, थप्पड़ लगा देना। ये क्या था? एक पॉजिटिव पनिशमेंट थी कि व्यवहार को कमजोर किया गया है। दूसरा है नेगेटिव, व्यवहार को कमजोर करने के लिए प्रतिकूल उद्दीपक को हटा देना। यहां पर आपको एक अंतर समझना बहुत जरूरी है। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के बीच जब नेगेटिव रिइंफोर्समेंट होती है, उसका एक ही उद्देश्य है प्रतिकूल उद्दीपक को हटा के व्यवहार के होने की संभावना को बढ़ा देना। वहीं पर पनिशमेंट का केवल एक ही उद्देश्य है, प्रतिकूल उद्दीपक को या तो हटा दीजिए या प्रतिकूल उद्दीपक उसमें इंट्रोड्यूस कर दीजिए, लेकिन उसमें उस व्यवहार को करने की संभावना को घटा दिया जाता है। यही एक मेजर डिफरेंस है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में और पनिशमेंट में। चौथी बात, विलोपन, एक्सटेंशन। जैसा हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में देखा था कि प्रबलन के माध्यम से पूर्व में जो प्रतिक्रिया सीखी गई होती है, जो व्यवहार सीखा गया होता है, वो अगर विलुप्त हो जाए तो उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। इसको स्किनर बॉक्स के एग्जाम्पल से मैंने एक्सप्लेन किया है कि जब चूहा लीवर दबाना बंद कर देता है तो समझ लीजिए एक्सटेंशन हो गया। या आपने खाना खाते वक्त टीवी देखना फिर से शुरू कर दिया तो वो सीखा गया जो व्यवहार था, वो थप्पड़ का जो टेस्ट आपको था, वो आप भूल चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है, जिसके कारण से विलोपन हो गया। प्रबलन की अनुसूचियां, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। जो प्रबलन दिया जाता है उसको कंट्रोल करने के कुछ नियम होते हैं और बीएफ स्किनर ने ये 5 प्रकार के बताए। पहला है निश्चित अंतराल, फिक्स्ड इंटरवल। इसका अर्थ है कि एक बार जब हमने एक रीइंफोर्समेंट दे दिया तो फिक्स इंटरवल, लगभग 10 सेकंड आपने तय कर लिया कि 10 सेकंड के बाद फिर हम रीइंफोर्समेंट देंगे, चाहे व्यक्ति ने प्रतिक्रिया की हो या ना की हो। तो हर 10 सेकंड के बाद अगर आप रीइंफोर्समेंट देते हैं तो वो हो जाएगा निश्चित अंतराल। अब परिवर्तनीय अंतराल क्या हो गया? एक बार आपने रीइंफोर्समेंट दिया और जब आप दूसरा रीइंफोर्समेंट देते हैं तो उसमें जो समय है आपने कोई तय नहीं किया, वो रैंडमली है। कभी 10 सेकंड के बाद, कभी 15 सेकंड के बाद, कभी 5 सेकंड के बाद, कभी 4 सेकंड, कभी 20 सेकंड। तो ये क्या हो गया? परिवर्तनीय अंतराल है। आपने कोई तय नहीं किया है, कोई फिक्स नहीं किया कि कितनी देर बाद दूसरा रीइंफोर्समेंट देना है। इसी को हम परिवर्तनीय अंतराल कहते हैं। तीसरी बात, निश्चित अनुपात। यहां पर अनुपात का मतलब है कितनी बार व्यक्ति ने प्रतिक्रिया की है। वो गिन लीजिए कि एक प्राणी ने 5 बार प्रतिक्रिया की तो हम अगली बार तभी रीइंफोर्समेंट देंगे जब वो 5 बार प्रतिक्रिया कर चुका हो। फिर उसके बाद 5 बार प्रतिक्रिया करने के बाद ही हम रीइंफोर्समेंट देंगे, समय कितना ही लगे उसमें। तो उसको बोलते हैं निश्चित अनुपात। और परिवर्तनीय अनुपात, प्रतिक्रियाओं की अनिश्चित संख्या के बाद प्रबलन उपलब्ध कराना। इसमें क्या चीज है कि कितनी भी प्रतिक्रिया करता है व्यक्ति तो उसमें एक्सपेरिमेंटर फैसला करता है कि इस बार 2 के बाद देंगे, अगली बार 5 के बाद, फिर 1 के बाद, फिर तुरंत किसी भी तरह से हम दे सकते हैं। तो ये होता है परिवर्तनीय अनुपात। इनमें सभी में जो शेड्यूल ऑफ रिइंफोर्समेंट है, जो सीखने की प्रक्रिया है यानी रिस्पॉन्स की प्रतिक्रिया है, वो अलग-अलग होती है और जो विलोपन की प्रतिक्रिया है, वो भी अलग-अलग होती है। तो सबसे जल्दी व्यक्ति, प्राणी परिवर्तनीय अनुपात में सीखता है। अर्थात अगर हम उसको प्रबलन एक वेरिएबल रेशो के शेड्यूल में उसको देते हैं तो वो सबसे तेजी से सीखता है और विलोपन की प्रतिक्रिया भी उतनी ही धीरे होती है, उसकी दर काफी कम होती है। और 5वां है
सतत प्रबलन, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। हर प्रतिक्रिया के बाद अगर प्राणी को प्रबलन या रीइंफोर्समेंट दिया जाए, उसको हम कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट यानी कि सतत प्रबलन कहते हैं। इसमें सीखने की जो दर है वो कम होती है, विलोपन की दर बहुत तेज होती है। आदमी सीख तो जाता है, काफी समय लेगा सीखने में, लेकिन उतना ही जल्दी भूल भी जाएगा। इसको आप एक ग्राफ के माध्यम से देखिए। जो ये लाल लाइन आपके सामने है, ये है वेरिएबल रेशियो, परिवर्तनीय अनुपात। नीली वाली है फिक्स्ड रेशियो, ग्रीन वेरिएबल इंटरवल, और जो ब्लैक है वो फिक्स्ड इंटरवल। एक्स एक्सिस पर समय दिखाया गया है, वाई एक्सिस पर क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्स दिखाए गए। इसी से हमें अंदाजा लग जाता है कि जो वेरिएबल रेशियो है, परिवर्तनीय अनुपात है, उसके माध्यम से व्यक्ति सबसे तेजी से सीखेगा और सबसे तेजी से विलोपन होगा फिक्स्ड इंटरवल में। एक निश्चित समय के बाद आप प्रबलक देते हैं तो उसमें सीखी गई जो प्रतिक्रिया है वो सबसे जल्दी से विलुप्त हो जाएगी। दोस्तों, ये था क्रिया प्रसूत अनुबंधन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगली हमारी परिचर्चा होगी क्रिया प्रसूत अनुबंधन और प्राचीनतम अनुबंधन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन। दोस्तों, कंटेंट्स एवं प्रेजेंटेशन स्टाइल अगर अच्छा लगता है तो औरों को बताएं, कुछ कमी लगती है तो आप मुझे बता सकते हैं। आप अपने प्रश्न भी मुझ तक पहुंचा सकते हैं, आप अपने क्रिटिकल कमेंट्स भी मुझ तक पहुंचा सकते हैं, या तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से अपनी क्वेरीज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है vermasujit@yahoo.com। शुक्रिया दोस्तों।